पूरी दुनिया के कंपैरिजन में भारत और वैसे साउथ एशिया को अगर हम कंपेयर करने के लिए जाए इन टर्म्स ऑफ पब्लिक रूट ट्रांसपोर्ट, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस निकल कर आता है, जो है ऑटो रिक्शास का इस्तेमाल, जो कि भारत में लाखों के हिसाब से हम देख सकते हैं। लेकिन बाकी पूरी दुनिया जहां पर ज्यादातर टैक्सीज और कार बेस्ड इंडिविजुअल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होता है, वहां पर भारत में ऑटो रिक्शास आए कहां से, क्यों ये इतने ज्यादा प्रेवलेंट है, और आज के डेट में भी क्यों गाड़ियों जैसे कंफर्टेबल मीडियम में शिफ्ट होने के बजाय हम ऑटो रिक्शास को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इन चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो में 3 हिस्सों के ऊपर हम मेनली फोकस करेंगे। पहला ये कि ऑटोज या रिक्शास की हिस्ट्री है क्या, कहां से आती है। दूसरी बात कि भारत में ऑटो रिक्शास का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, कैसे ये प्रेवलेंट बनी और किस तरीके से आज जिस लेवल पे ऑटोज प्रेवलेंट है उस लेवल तक पहुंची कैसे। और फाइनली ये कि भारत में अभी आने वाले फ्यूचर में भी अगर ऑटो प्रेवलेंस रहेगी तो वो कैसे, और टैक्सीज की तरफ हम क्यों शिफ्ट नहीं हो पाए जो कि पूरी दुनिया हो गई। तो एक एक करके शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ऑटो रिक्शाज या जो नॉर्मल रिक्शाज होती है उनका चलन कहीं ना कहीं पर साउथ एशिया के अंदर ही शुरू हुआ होगा, लेकिन ये सही नहीं है। पहली बार जो ऑटो रिक्शाज होती है या जो पुल रिक्शाज होती है, इनका जन्म हुआ था फ्रांस के अंदर, और जो अर्लीस्ट यूजेस टर्म का मिलता है वो साल 1879 के अंदर है। विनेगर या हिंदी में जैसे सिरका कहते हैं, उसे बेचने के लिए कुछ लोग हाथ से ढो सकने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे, जहां पर 2 ही पहिए होते थे और मैक्सिमम एक जन बैठ सकता था पीछे की तरफ में। उसे विनेग्रेट के नाम से चलाया जाता था और धीरे धीरे फ्रांस के अंदर ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम बन गया, जहां पर कहीं पर एक या मैक्सिमम 2 लोग बैठ सकते थे और एक रिक्शा पुलर ऑटो को खींच के डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकता था, जिस तरीके से आज हम कोलकाता में देख सकते हैं। लेकिन इनका प्रचलन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में कम हो गया और धीरे धीरे ये पूरी तरीके से कार्स में शिफ्ट हो गए। लेकिन उस समय पर इन्हें कंसिडर किया जाने लगा जापान में, और जापान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है इन ऑटोज को प्रेवलेंट बनाने में। जो सबसे मेजर डिफरेंस आया जापान में इन ऑटोज के पहुंचने के बाद वो ये था कि बॉल बेयरिंग्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी। बॉल बेयरिंग्स के आने की वजह से जो पहिए हैं उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा स्मूथ बन गई, बहुत ज्यादा अच्छी बन गई, और इनका इस्तेमाल जो है वो कई सारे दूसरे तरीकों के साथ में भी किया जाने लगा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जापान एक इस तरीके का देश था जो वैसे वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ इन्वॉल्व खास था नहीं, और बाकी पूरी दुनिया से वो डिस्कनेक्टेड रहने में भी पसंद करता था। इसकी अर्बन प्लानिंग भी कंपैरेटिवली दुनिया से पीछे थी, और नैरो सड़कें, तंग गलियां और इंडिविजुअलिज्म पर बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर दिया जाता था, जिसके कारण एक काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आए हैंड पुल्ड रिक्शास। और टोकुगावा पीरियड के एंड में इनका प्रेवलेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। जापान वो पहला देश बना जहां पर रिक्शास को लाइसेंस सरकार की तरफ से मिलते थे। बेसिकली जिस तरीके से आज हम ऑटो परमिट्स देखते हैं ड्राइवर्स को मिलने वाले, उस तरीके के परमिट्स जो है सबसे पहले जापान ने 1880s में देना शुरू किए। धीरे धीरे जो हाथ से खींचने वाले तरीके हैं वहां पर कई लोग घोड़ों को लगाने लगे, जिसके कारण 3 से 4 लोगों को पुल किया जा सकता था, काइंड ऑफ टांगा ही वो बन गया। और बाद में साइकिल्स जैसे चीजों का भी इस्तेमाल होने लगा 1920s के बाद। काफी ये सस्ती थी, ठीक ठाक स्पीड के साथ में लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकती थी, जिसके कारण ये एक अच्छा ऑप्शन बनी कई सारे लोगों के लिए। लेकिन बाद में शुरू हुआ इनका एक्सपोर्ट। 1889 तक सिंगापुर में रिक्शास पहुंच गई थी। इसके बाद में जापान ने इन रिक्शास को डंप करना शुरू किया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। थाईलैंड, म्यांमार जो समय पर बर्मा हुआ करता था, जो हमारा भी नॉर्थ ईस्टर्न भाग है, उस एरियाज के अंदर जापान ने रिक्शास को डंप करना शुरू किया। और उसी के वजह से आज भी जो सबसे पुराने टाइप के ऑटोज है उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आपको सिर्फ वही रीजन में नजर आता है। अगर हम बात करें हमारे वेस्टर्न स्टेट्स की, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, तो इन रीजन्स में कभी भी हैंड पुल्ड रिक्शास या साइकिल रिक्शास देखने मिली ही नहीं। ऐसा नहीं था कि वहां पर वो आके डिसअपियर हो गई, आप कह सकते हो काइंड ऑफ वो इतनी प्रेवलेंट बन ही नहीं पाई। लेकिन एट द सेम टाइम जहां पर ईस्टर्न इंडिया में इनको लाना शुरू किया गया था, वहां पर ये धीरे धीरे आना शुरू हुई। अब समझते कि भारत के अंदर ये किस तरीके से बढ़ी। देश की आजादी के पहले रिक्शास जो है वो एक ओके मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था कई सारे शहरों के अंदर, और लोग इसके बजाय भी टांगे, घोड़े और नॉर्मल समय में कुछ जो ऑप्शंस अवेलेबल थे वो इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। लेकिन जो मेन जरूरत पड़ने लगी इस तरीके के रिक्शास की, वो थी आजादी के बाद में। भारत बढ़ रहा था, देश जो है तेजी से प्रोग्रेस हो रहा था, देश के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की एग्जिस्टेंस ना के बराबर थी, और कुछ ऐसी चीज की जरूरत थी जो कि सस्ती हो, किफायती हो चलाने के लिए, और लोगों के लिए भी वो रिलायबल हो और लोगों को तेजी से एक से दूसरी तरीके पे पहुंचा पाए। इस समय पर ऑप्शंस ढूंढते समय ऑटो रिक्शा का नाम सामने आया। अब ऑटो रिक्शा की क्विकली हिस्ट्री जान लेते हैं। इसे को भी जापान ने ही बनाया। इसे जापान ने बनाया था 1930s में। माजदा जो कंपनी है, इनके द्वारा 3 व्हील ओपन ट्रक का जो जापानीज ट्रांसलेशन है, इस नाम से इसे रिलीज किया गया था 1931 में, और यही चीज आगे जाके ऑटो रिक्शास बनती है। और इनफैक्ट ये जो पहली ऑटो रिक्शा बनाई गई थी माजदा
माजदा के द्वारा ये जापान में आज म्यूजियम में भी रखी गई है। तो उस समय पर भारत सरकार को इस चीज की जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा फील होने लगी और उस समय पर बजाज को ये लाइसेंस दिया गया कि वो 1000 ऑटोस पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन शुरू करे साल 1959 में, और धीरे धीरे ये प्रोडक्शन बढ़ता गया। इसके बाद में हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, अतुल ऑटो, इन जैसी कंपनीज को भी भारत में लाइसेंसेस का मौका मिला और लिबरलाइजेशन के बाद में तो ये कोई भी कंपनी बनाना शुरू कर चुकी है। अब जब बजाज इन ऑटोस को बना रही थी तो ऐसा नहीं हुआ कि इनको इस तरीके से बना दिया गया जिस तरीके से जापान में था। इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन्हें बहुत हद तक कस्टमाइज किया गया। इनिशियल जो ऑटोस थे वो पेट्रोल पर ही चलते थे, उनके अंदर रिवर्स गियर नहीं हुआ करता था, अनकंफर्टेबल ये काफी हुआ करती थी और मेनली इनके अंदर 2 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल होता था, जिसके कारण भारत में जो बनने वाली इनिशियल ऑटोस थी वो ज्यादा पॉल्यूटिंग तो थी लेकिन काफी ज्यादा वो पावरफुल भी थी, ऐसा आप कह सकते हो। धीरे धीरे देश के अंदर ऑटो का प्रेवलेंस बढ़ता गया कुछ रीजंस की वजह से और धीरे धीरे भारत दुनिया का 3 व्हीलर्स यूज करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया और ये आवश्यकता के कारण ही था, बेसिकली देश की जरूरतों के कारण था। अब इन जरूरतों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन एक बात हमें समझना जरूरी है कि कोई भी चीज इनोवेशन के साथ में ही अचीव की जा सकती है और इसी तरीके की इनोवेशंस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे स्टीव जॉब्स। और इन्हीं से रिलेटेड ऑडियो बुक स्टीव जॉब्स नई सोच का जीनियस, इसे आप सुन सकते हो कुको एफएम के ऊपर, जहां पर आपको हजारों घंटे की कंटेंट लाइब्रेरी मिलती है नॉन फिक्शन कंटेंट की और आपके लाइफ को ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इजी मीडियम ऑफ ऑडियो लर्निंग के जरिए। और करेंटली कुको एफएम जो है नॉलेज के रंग इसे सेलिब्रेट कर रहा है आने वाले होली के तौर पर, जहां पर आपकी लाइफ को ये नॉलेज से भरना चाहते हैं। और इसी के लिए आप अगर अभी कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हो तो आपको डायरेक्टली 50% का बेनिफिट मिलता है इसके परचेज पर। होली 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर जो 399 रुपीज का पैकेज है वो सिर्फ 199 रुपीज में आप खरीद सकते हो, लेकिन याद रखना है कि ऑफर सिर्फ और सिर्फ 20 मार्च के पहले ही अवेलेबल रहेगा। उसके बाद में आपको इसका सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए 399 रुपीज चुकाने पड़ेंगे। तो अगर आप भी नॉलेज के रंग के साथ अपनी लाइफ को ज्यादा ही बेहतर बनाना चाहते हो, प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, तो कुको एफएम को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए चेकआउट करना ना भूले। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को खरीदे और होली 50 कोड को इस्तेमाल करिए, लेकिन याद रखना 20 तारीख के पहले। फाइनली ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में इतने ज्यादा ऑटोज अब आने लगे थे तो ऑटोज ही क्यों रहे, वो गाड़ियों के अंदर ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए, हमें टैक्सीज क्यों नहीं देखने मिली। तो अब समझते हैं ऑटोज के बेनिफिट्स। ऑटो सबसे मेनली बनाने में बहुत सस्ते होते हैं, ये चीप होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं प्रोडक्शन और परचेज पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास सिटीजन होता है वो ऑटोज कहीं ना कहीं पर खरीद सकता है अगर वो कोई इनकम चाहता है तो। वहीं पर कार की अगर हम बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। दूसरी बात, इनको चलाना भी इकोनॉमिकल होता है। स्पेशली अगर हम 1980s के बाद में बात करें तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कई सारे ऑटोज हमें देखने के लिए मिलना शुरू हो गए थे, फिर चाहे वो सीएनजी ऑटोज हो, एलपीजी ऑटोज हो, और आज के डेट में देश के सारे बड़े शहरों के अंदर आपको सीएनजी एलपीजी ऑटोज ही नजर आएंगे, जिसके कारण इन्हें चलाना और सस्ता हो गया। इसके बाद इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है और इन सारे कॉस्ट बेनिफिट्स की वजह से जो इंडियन इसके अंदर बैठ के ट्रैवल करने वाला प्रवासी भी होता है उनको भी ये कॉस्ट बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, जो कि ऑटोज को कंपैरेटिवली देश में एक सबसे इजी और अप्रोचेबल मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाने में मदद करता है। 2 साल पुराने डेटा के हिसाब से देश में हर साल 7,80,000 ऑटोज बिक रहे थे और इनकी संख्या जो है वो कहीं ना कहीं पर अभी सेटल होना शुरू हो गई है। इनफैक्ट देश के अंदर पिछले 3 सालों में 1.5 मिलियन बैटरी ऑपरेटेड ऑटो रिक्शास भी बिकी है, जिनका सेल्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। और 1959 के बाद में अभी 2022 के बाद में हमें मे भी इस तरीके के ऑटो का डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा और नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास का जमाना हमें आगे जाके प्रोग्रेस होता हुआ नजर आएगा। तो अगर इन कंक्लूजन कहे तो ऑटो रिक्शास की शुरुआत ना भारत में हुई, वो भारत में आई किसी दूसरे देश के द्वारा। इसके बाद में इनको एज एन मीडियम समझा गया, चीप, इजी, अफोर्डेबल और लो मेंटेनेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट के द्वारा इसे इनिशियलाइज किया गया, इसका प्रोडक्शन को। धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते ये बहुत ज्यादा संख्या में देश में बढ़ गई और आज भी ये एक अफोर्डेबल चीप मीडियम बन के आता है ज्यादातर तरीकों के हिसाब से। आगे जाकर ये मे बी ई रिक्शाज में कन्वर्ट होगी और इसकी वजह से ये प्रेवलेंट है। महंगाई की वजह से जितनी टैक्सीज वेस्टर्न देशों में प्रेवलेंट है उतनी कभी साउथ एशिया में नहीं हो पाई और मे बी ये फ्यूचर भी रहेगा, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए ही साउथ एशिया जानी जाती है। और आपको मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि होली के त्योहार पर आपको कुको एफएम के जरिए स्पेशल 50% का बेनिफिट मिल रहा है इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो होली 50 कोड को इस्तेमाल करना ना भूले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, लेकिन याद फिर से ये रखना है कि 20 तारीख के पहले ही ये वैलिड होगा।